हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद मीनाक्षी। आज हम HC7 की यूनिट 1.2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सोशो कल्चरल थ्योरी अकॉर्डिंग टू लीव विगोस्की। अगर आप भी बीएड स्टूडेंट्स हैं या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस थ्योरी के साथ साथ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और एग्ज़ाम पॉइंट्स भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशियो का मीनिंग होता है सोसाइटी और कल्चरल मीनिंग कल्चर। इसका मतलब है कि एक चाइल्ड की लर्निंग सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके आसपास का सोसाइटी, फैमिली, स्कूल, लैंग्वेज और कल्चर भी उसकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। कल्चर, लैंग्वेज, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। इसका मतलब है कि एक चाइल्ड की लर्निंग सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करती है। इन ए सिंपल वर्ड्स, सोशियो कल्चरल थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होती है और कल्चर उस लर्निंग को शेप करता है। यानी यानी अगर एक चाइल्ड अच्छे इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, पेरेंट्स और टीचर्स उसको गाइड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हैं, तो उसकी लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों इम्प्रूव होता है। ये थ्योरी हमें बताती है कि लर्निंग कभी भी सिर्फ इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं होती। हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करके ही नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। डेफिनेशन इज, अकॉर्डिंग टू लीव विगोस्की, learning is a social process in which knowledge is constructed through interaction with others and the cultural environment. इस डेफिनेशन का सिंपल मीनिंग है, नॉलेज हम सिर्फ बुक से नहीं मिलती, हम पेरेंट्स, टीचर, क्लासमेट और सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके नॉलेज डेवलप करते हैं। इसी इंटरेक्शन के थ्रू हमारी जो थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग भी क्या है, इम्प्रूव होती है। Now we understand the importance of socio-cultural theory in teaching and learning. First one is promotes social learning. सबसे पहले इम्पोर्टेंस है प्रमोट सोशल लर्निंग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग टीचर्स, पेरेंट्स और क्लासमेट के साथ इंटरेक्शन के थ्रू होती है। जब स्टूडेंट्स जब स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशन करते हैं या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एक दूसरे से भी क्या है, सीखते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लास में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन टॉपिक पर, तो हर स्टूडेंट अपना पॉइंट शेयर करेगा, बाकी स्टूडेंट भी नए आइडियाज़ सीखेंगे। इस तरह लर्निंग और भी इफ़ेक्टिव हो जाती है। नाउ सेकेंड वन इज एम्फसाइजेस द रोल ऑफ लैंग्वेज। विगोस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। लैंग्वेज के थ्रू ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर अगर साइंस का डिफ़िकल्ट टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करे, तो स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को ईजिली क्या है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसीलिए लैंग्वेज लर्निंग का पावरफुल मीडियम है। नाउ थर्ड वन इज एनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग। स्टूडेंट जब ग्रुप में मिलकर वर्क करते हैं तो आइडियाज़ शेयर करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब उनकी लर्निंग और भी बेटर हो जाती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीचर प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप में दे, तो हर स्टूडेंट अपना अपना कंट्रीब्यूशन देगा और सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। नाउ फोर्थ वन इज़ कनेक्ट्स लर्निंग विद कल्चर। जब टीचर स्टूडेंट्स के कल्चर, लैंग्वेज और डेली लाइफ के एग्जाम्पल यूज़ करती है, तब लर्निंग और भी मीनिंगफुल बन जाती है। जैसे कि कॉमर्स क्लास में लोकल मार्केट का एग्जाम्पल देना स्टूडेंट को कंसेप्ट जल्दी समझने में हेल्प करेगा। देन फिफ्थ वन इज सपोर्ट्स गाइडेड लर्निंग। टीचर स्टूडेंट्स को कब तक गाइड करता है, जब तक वो इंडिपेंडेंटली टास्क कंप्लीट करना ना सीख ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ्स टीचर पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन करता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाता है और फाइनली स्टूडेंट्स खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टीचर सपोर्ट्स गाइडेड लर्निंग। नाउ द सिक्स्थ वन इज डेवलप्स हायर मेंटल एबिलिटीज़।
सोशल इंटरेक्शन से स्टूडेंट्स की रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। ये स्टडीज सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट सिर्फ आंसर याद नहीं करते, बल्कि लॉजिकली सोचना भी सीखते हैं। नाउ सेवंथ वन इज क्रिएट्स अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। इस थ्योरी में सिर्फ टीचर ही नहीं बोलता, स्टूडेंट्स भी डिस्कशन, प्रोजेक्ट, रोल प्ले और क्लासरूम एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से लर्निंग इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बन जाती है। Now we will understand the Vygotsky socio-cultural theory. This is the very important concept. Ah, अब तक हमने सोशल कल्चरल थ्योरी का मीनिंग, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस समझा। अब हम इस थ्योरी के 5 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी। फर्स्ट वन इज द social source of individual thinking. लीव विगोस्की के अकॉर्डिंग लर्निंग हमेशा सोशल इंटरेक्शन से स्टार्ट होता है। यानी कोई भी चाइल्ड सबसे पहले अपने पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स और सोसाइटी के मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। इसी इंटरेक्शन के थ्रू वो नॉलेज, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करता है। धीरे धीरे ये सोशल एक्सपीरियंस उसकी अपनी थिंकिंग का पार्ट बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजेशन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक छोटा चाइल्ड पहली बार स्पून से खाना सीख रहा है। उसकी मम्मी उसे स्पून पकड़ना सिखाती है। पहले मम्मी हेल्प करती है, फिर चाइल्ड उन्हें देखकर प्रैक्टिस करता है और कुछ दिन बाद वो खुद स्पून से खाना खाने लगता है। यानी यानी पहले जो लर्निंग हुई वो सोशल इंटरेक्शन से हुई और बाद में वो चाइल्ड की ओन स्किल बन गई। तो इसीलिए विगोस्की कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन इज़ द फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कल्चरल टूल्स एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लीव विगोस्की के अकॉर्डिंग हर सोसाइटी कुछ कल्चरल टूल्स प्रोवाइड करती है जो लर्निंग में हेल्प करते हैं। ये टूल हो सकते हैं लैंग्वेज, बुक्स, सिंबल, नंबर, राइटिंग, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, मैप्स एंड अदर लर्निंग रिसोर्सेज। ये टूल्स चिल्ड्रन को दुनिया को समझने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और नॉलेज गेन करने में हेल्प करते हैं। सॉरी। और इस कल्चर में चाइल्ड ग्रो करता है, उस कल्चर का उसकी थिंकिंग पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम में स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल क्लासरूम भी कल्चरल टूल्स हैं। इनकी हेल्प से स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को जल्दी और इंटरेस्टिंग वे में समझ पाते हैं। इसीलिए लीव विगोस्की कहते हैं कि कल्चर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस लर्निंग है। Then next one is the role of language and private speech. लेव विगोस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, लैंग्वेज थिंकिंग डेवलप करने का भी सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। लैंग्वेज के थ्रू ही चिल्ड्रन अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और नए कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कोई टास्क करते वक्त खुद से बात करते रहते हैं। जैसे अब ये कलर यूज़ करूँगा, अब ये ब्लॉक करूँगा, अब ये ब्लॉक यहाँ करूँगा, अब पहले एडिशन करूँगा। इस तरह खुद से बात करना ही प्राइवेट स्पीच कहलाता है। ये उनकी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करता है और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है, ये प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे इनर स्पीच यानी साइलेंट थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। यानी बाद में वो लाउडली नहीं बोलता, सिर्फ माइंड में सोचता है। सो दिस इज कॉल्ड द प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच। देन फोर्थ वन इज द रोल ऑफ लर्निंग इन डेवलपमेंट।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, पाइगेट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट पहले होता है और लर्निंग बाद में होती है, लेकिन विगोस्की का ओपिनियन अलग था। विगोस्की कहते हैं लर्निंग कम्स बिफोर डेवलपमेंट, यानी जब टीचर्स, पेरेंट्स या एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाइल्ड को गाइड करते हैं तब चाइल्ड नए स्किल्स सीखता है और इसी लर्निंग की वजह से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। In a simple words, good teaching accelerate intellectual development. Good teaching accelerates the intellectual development. For example, टीचर इंग्लिश ग्रामर पहले एक्सप्लेन करता है, उसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। रेगुलर गाइडेंस की वजह से स्टूडेंट्स की इंग्लिश इम्प्रूव होती है, यानी लर्निंग के बाद डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए विगोस्की कहते हैं इफेक्टिव टीचिंग कैन एक्सलरेट्स अ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यानी लर्निंग के बाद डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आते हैं विगोस्की थ्योरी के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट पर, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ZPD का मतलब है एक लर्नर जो काम खुद नहीं कर सकता लेकिन टीचर या एक्सपीरियंस्ड पर्सन की हेल्प से कर लेता है। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। एक साइड है व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली, दूसरी साइड है व्हाट अ लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। इन दोनों के बीच के गैप भी को क्या बोलते हैं? ZPD। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट खुद डिफ़िकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, टीचर उसे हिंट देता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है और स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। रेगुलर प्रैक्टिस के बाद वही स्टूडेंट बिना किसी हेल्प के सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। ये लर्निंग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर हुई। इसीलिए विगोस्की कहते हैं द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग अकर्स विद इन ZPD बिकॉज प्रॉपर गाइडेंस हेल्प learner achieve higher level of understanding. Let me tell you with a diagram so that you understand very better. So these are the students which do work independently, and these are the students which need guidance to understand the concept, to solve the problem, and these are the students who doesn't know anything. So for these, the area we called ZPD, which they need only guidance from the experienced teacher or experienced person, anyone. Then they will solve the problem. This gap is known as ZPD. On this gap, the child learn in a better way. This one is same. Vygotsky believed that the most effective learning occurs within this zone because learner can achieve higher levels of understanding with appropriate supports. As learner becomes more competent, the support is gradually withdrawn, enabling them to perform the task independently. जिसमें वो enable हो जाता है independently task perform करने के लिए. So they need support or guidance from the knowledgeable person or teacher, anyone. A student is unable to solve a difficult mathematic problems alone. With the teacher's hint or guidance, the student solve it successfully. After regular practice, the student can solve similar problem independently. This learning takes place within the zone of proximal development. I hope you got it. This one is the quick revision.
Private speech, I think you know very well. Private speech is the act of talking to oneself. When we talk, जब हम खुद से ही बात करते हैं while performing a task or solving problem, this is called the private speech. Private speech is an important part of cognitive development because it helps children organize their thoughts and control their actions. Okay, now we will study teaching. According to Lev Vygotsky, teaching is a social process in which learning takes place through interaction between the learner and the teacher, parent, or more knowledgeable other person. MKU इज़ मोर नॉलेजेबल, जिसको मतलब ज़्यादा नॉलेज है, अगर वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, हिंट देता है या गाइडेंस प्रोवाइड करता है, तो उसको हम एक स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं. When children need the guidance and assistance, the teacher plays the role of guide and facilitator, helping learners acquire knowledge through support and collaboration. I hope you all got it. Educational, now we understand the educational implication of Vygotsky's socio-cultural theory. अब हम देखते हैं कि विगोस्की की थ्योरी का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी एक टीचर को क्लासरूम में इस थ्योरी को कैसे अप्लाई करना चाहिए. सो फर्स्ट वन इज टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. सबसे पहले इम्प्लीकेशन है कि टीचिंग ZPD के बेसिस पर होनी चाहिए. टीचर को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि स्टूडेंट खुद क्या कर सकते हैं और किस टास्क के लिए उसे गाइडेंस की ज़रूरत है. उसके बाद टीचर उसी लेवल के अकॉर्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. अगर स्टूडेंट खुद ऐसे नहीं लिख पा रहा तो टीचर पहले आउटलाइन दे, फिर इंट्रोडक्शन लिखना सिखाए और धीरे धीरे स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंटली ऐसे लिखने के लिए एनकरेज करे. देन सेकेंड वन इज टीचर शुड यूज स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग का मतलब है टेम्पररी सपोर्ट देना. टीचर स्टूडेंट्स को हिंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशंस और एनकरेजमेंट देता है. जब स्टूडेंट्स कैपेबल हो जाता है तो टीचर धीरे धीरे अपनी हेल्प कम कर देता है. जैसे साइकिल चलाना सीखता है वक्त, पहले अब पापा साइकिल पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे हाथ छोड़ देते हैं. इसी तरह क्लासरूम में भी टीचर सपोर्ट ग्रेजुअली रिमूव कर देते हैं. Then third one is learning should be social and collaborative. The third implication कहता है कि learning social और collaborative होनी चाहिए. क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन, पीयर लर्निंग, टीम वर्क, कोऑपरेटिव लर्निंग को एनकरेज करना चाहिए. फॉर एग्जांपल क्लास में स्टूडेंट्स को बैलेंस शीट ग्रुप में प्रिपेयर करने के लिए दिया जाए तो सब एक दूसरे से सीखते हैं और कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से समझते हैं. Then teachers should act as a facilitator, guides. So टीचर को गाइड, मोटिवेट और सपोर्ट करना चाहिए. टीचर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने और खुद सोचने के लिए एनकरेज करना चाहिए. टीचर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने और खुद सोचने के लिए एनकरेज करें. फॉर एग्जांपल साइंस एक्सपेरिमेंट में टीचर सिर्फ आंसर ना बताए बल्कि स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना और कंक्लूजन निकालने का भी मौका दे. लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एज अ लर्निंग टूल. टीचर को क्लासरूम में डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चनिंग और डायलॉग का यूज़ करना चाहिए. इससे स्टूडेंट्स की थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल दोनों इम्प्रूव होती हैं. अगर टीचर अकाउंटिंग या कॉन्सेप्ट डिस्कशन के थ्रू एक्सप्लेन करे और स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा. देन सिक्स्थ वन इज peer learning should be encouraged. टीचर को इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को वीक स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए एनकरेज करना चाहिए. इससे दोनों स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है. फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को एक वीक स्टूडेंट्स के साथ पेयर बना दे ताकि दोनों मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करें. देन एट वन इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग.
शुड बी प्रमोटेड। प्रोजेक्ट्स, रोल प्ले, एक्सपेरिमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी का यूज़ करना चाहिए। बिजनेस स्टडीज़ में रोल प्ले करवाना, जहाँ स्टूडेंट्स कस्टमर और शॉपकीपर का रोल प्ले करें, इससे लर्निंग प्रैक्टिकल और भी एंजॉयबल बन जाती है। नाइन्थ वन इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी कंसिडर्ड। हर स्टूडेंट्स की लर्निंग स्पीड, इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, इसीलिए टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो स्टूडेंट स्लो लर्नर है उसे एक्स्ट्रा गाइडेंस देनी चाहिए, जबकि फास्ट लर्नर को चैलेंजिंग टास्क दिया जा सकती है। ओके, देन 10th इज क्रिएट एन इंटरैक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। लास्ट पॉइंट इज इंटरैक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। टीचर को ऐसा क्लासरूम क्रिएट करना चाहिए जहाँ स्टूडेंट्स बिना किसी फियर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आइडियाज़ शेयर कर सके और एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। टीचर अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट मेंटेन करे तो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और लर्निंग और भी इफ़ेक्टिव हो जाती है। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज़, विगोस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी हमें बताती है कि लर्निंग सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर के थ्रू होती है। टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि गाइड और फैसिलिटेटर बनना है। जब टीचर ZPD, स्कैफोल्डिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का यूज़ करता है, तब स्टूडेंट्स की लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों इम्प्रूव होते हैं, जिससे कि टीचिंग मोर इफेक्टिव, लर्नर सेंटर्ड और मीनिंगफुल बन जाती है। Now we will start the 1.3 emotional development meaning, process need to study and its effect on teaching and learning process. So now we will understand the meaning of emotional development. इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि एक इंडिविजुअल धीरे धीरे अपनी इमोशंस को पहचानना यानी रिकग्नाइज करना, देन समझना, अंडरस्टैंड करना, एक्सप्रेस करना और कंट्रोल करना सीखता है, यानी मैनेज इमोशंस। इन अ सिंपल लैंग्वेज, जब हम खुशी, दुख, गुस्सा, डर या प्यार जैसे इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करना और कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। ये डेवलपमेंट बचपन से शुरू होता है और पूरी लाइफ कंटिन्यू रहता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, टॉय से खेल रहा है और अचानक उसका टॉय टूट जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और ये उसकी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का नेचुरल भी है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके पेरेंट्स और टीचर उसे समझाते हैं कि सिचुएशन में कामली रिएक्ट करना चाहिए। धीरे धीरे वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। Now we will understand, and according to Harlock, emotional development is the process of learning to control and express emotions in a socially acceptable ways. Okay? इमोशनल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं और कैसे एक्सप्रेस करना है अपना इमोशंस इन अ सोशली जो एक्सेप्टेबल हो वैसे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ इमोशंस। क्या क्या इमोशन साइंस है इमोशंस के। फर्स्ट वन इज़ फेशियल एक्सप्रेशन। हमारा फेस से ही इमोशन सबसे पहले दिखाई देते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो स्माइल करते हैं, दुखी होते हैं तो फेस उदास हो जाता है, और अगर गुस्सा आता है तो आईब्रो और फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स है तो स्टूडेंट्स के फेस पर स्माइल आ जाती है या हैप्पीनेस का साइन आए। देन सेकेंड वन इज़ चेंज इन वॉइस। हमारी वॉइस भी इमोशंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है। खुशी में वॉइस एनर्जेटिक होती है, दुख में धीमी हो जाती है और गुस्से में लाउड हो जाती है। अगर टीचर किसी स्टूडेंट्स की तरफ तारीफ़ करे तो स्टूडेंट्स थैंक यू मैम बहुत खुशी से बोलता है, लेकिन डांट पड़े पर उसकी वॉइस धीमी हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज थर्ड वन इज़, हमारी बॉडी मूवमेंट्स भी इमोशन को शो करते हैं। खुशी में हम जंप करते हैं, कॉन्फिडेंस में सीधे खड़े रहते हैं, डर लगने पर पीछे हट जाते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स कंपटीशन जीतने के बाद स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में क्लैप करते हैं और जंप करते हैं, ये उनकी हैप्पीनेस को शो करता है। फोर्थ वन इज़ साइकोलॉजिकल चेंजेस। इमोशंस आने पर बॉडी के अंदर भी
चेंजेस होते हैं जैसे हार्ट बीट फास्ट हो जाना, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग या ब्रीदिंग का फास्ट हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जब स्टूडेंट स्टेज पर स्पीच देने जाते हैं, उसका हार्ट फास्ट बीट करता है और हाथ भी थोड़ा काँप सकता है। ये फ़ियर या नर्वसनेस का साइन है। नाउ फिफ्थ वन इज़ बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस में इमोशंस के अकॉर्डिंग पर्सन का बिहेवियर भी बदल जाता है। कभी वो ज़्यादा बोलता है, कभी बिल्कुल चुप हो जाता है, कभी हंसता रहता है, कभी गुस्से में रिएक्ट करता है। अगर किसी स्टूडेंट्स का फेवरेट फ्रेंड स्कूल चेंज कर दे तो वो कुछ दिन तक उदास और साइलेंट रह सकता है। ये इमोशनल बिहेवियर का एग्जाम्पल है। देन सिक्स्थ वन इज़ आई एक्सप्रेशन। आँखें भी इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। खुशी में आंखों में चमक होती है, दुख में आंसू आ जाते हैं और डर लगने पर आंखें बड़ी हो जाती हैं। पेरेंट्स बहुत दिन बाद मिलने पर आंखों में खुशी के आंसू से आ जाना इमोशनल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। फर्स्ट वन इज इमोशंस आर यूनिवर्सल। इसका मतलब है कि इमोशंस हर इंसान में होते हैं, चाहे कोई इंडिया में रहता हो या किसी और कंट्री में। हर इंसान हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर और लव जैसे इमोशंस फील करता है, बस उन्हें एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक छोटा बच्चा अपनी फेवरेट चॉकलेट पाता है तो वो खुश होता है। इसी तरह दुनिया के किसी भी देश का बच्चा फेवरेट गिफ्ट मिलने पर खुशी ही होगी। यानी इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं। नाउ सेकेंड वन इज इमोशंस आर सब्जेक्टिव। Second characteristics of emotions are personal or subjective. It means इसका मतलब है कि एक ही सिचुएशन पर अलग अलग लोग अलग इमोशंस फील कर सकते हैं। हर पर्सन की पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। क्लास में सरप्राइज टेस्ट अनाउंस हुआ, कुछ स्टूडेंट खुश हो गए क्योंकि उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स टेंशन में आ गए क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। सिचुएशन सेम थी लेकिन इमोशंस क्या थे, डिफरेंट थे। नाउ थर्ड वन इज इमोशंस आर टेम्पररी। कोई भी इमोशंस परमानेंटली नहीं रहता। टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमोशंस चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आप मैच हार गए और दुखी हो, लेकिन कल किसी और अचीवमेंट की वजह से आप फिर से खुश हो जाते हो। यानी इमोशंस परमानेंट नहीं होते हैं। फोर्थ वन इज इमोशंस अफेक्ट बिहेवियर। हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो सबके साथ अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब गुस्सा या स्ट्रेस होता है तो बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। अगर स्टूडेंट को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिलता है तो वो पूरा दिन एनर्जेटिक और चेयरफुल रहता है, लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो वो उदास और साइलेंट हो सकता है। फिफ्थ वन इज इमोशंस प्रोड्यूस फिजिकल चेंज। इमोशंस सिर्फ माइंड में ही नहीं होते बल्कि बॉडी में भी चेंजेस लाते हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, ब्लशिंग या टीयर्स आना। स्टेज पर स्पीच देने से पहले कई स्टूडेंट्स के हाथ कांपने लगते हैं और हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ये इमोशंस का फिजिकल इफेक्ट है। देन सिक्स्थ वन इज इमोशंस डिफर इन इंटेंसिटी। हर इमोशंस की इंटेंसिटी सेम नहीं होती। कभी इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कभी बहुत माइल्ड होता है। ये सिचुएशन और पर्सन पर डिपेंड करता है। अगर आपका पेन खो जाए तो थोड़ा दुख होगा, लेकिन अगर आपका मोबाइल खो जाए तो इमोशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आई होप यू ऑल गॉट इट। नाउ सेवंथ वन इज इमोशंस इन्फ्लुएंस लर्निंग। इमोशंस का लर्निंग पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इमोशंस जैसे हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। नेगेटिव इमोशन जैसे फियर या एंग्जाइटी लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर
फ्रेंडली हो और स्टूडेंट्स को इंकरेज करे तो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं और अच्छा लर्न करते हैं। लेकिन अगर टीचर हमेशा डांटे तो स्टूडेंट्स आंसर देने से भी डरने लगते हैं। देन एट वन इज इमोशंस कैन बी कंट्रोल्ड। इमोशंस नेचुरल होती है लेकिन उन्हें कंट्रोल करना और सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखा जा सकता है। ये इमोशनली मैच्योरिटी का साइन होता है। अगर किसी फ्रेंड ने आपको गुस्सा दिलाया तो तुरंत लड़ने के बजाय कामली बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करना इमोशंस कंट्रोल का एग्जाम्पल है। नाउ एट लास्ट कंक्लूशन इज इमोशंस हर इंसान की लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमारी थिंकिंग, बिहेवियर और लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए टीचर और पेरेंट्स को चिल्ड्रन के इमोशनल डेवलपमेंट पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर। जब बच्चे अपनी इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना सीख जाते हैं तब उनकी पर्सनैलिटी और लर्निंग दोनों बेटर हो सकती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड नीड टू स्टडी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट की? सो द फर्स्ट फैक्टर इज हेरिडिटी। सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिटी यानी जेनेटिक फैक्टर्स। हेरिडिटी का मतलब है चाइल्ड को कुछ इमोशनल क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से नेचुरली मिलती है। कुछ चिल्ड्रन नेचुरली काम और पेशेंट होते हैं जबकि कुछ चिल्ड्रन ज़्यादा सेंसिटिव या इमोशनल होते हैं। ये डिफरेंस उनके जेनेटिक मेकअप की वजह से आती है, से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स नेचुरली काम नेचर के हैं तो चाइल्ड भी पेशेंस और इमोशनल बैलेंस से डेवलप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर चाइल्ड नेचुरली सेंसिटिव है तो वो छोटी छोटी बातों पर भी इमोशनल हो सकता है। नाउ सेकेंड वन इज फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली को चाइल्ड का फर्स्ट स्कूल और इमोशनल लर्निंग कहा जाता है। पेरेंट्स का लव, अफेक्शन, केयर और सिक्योरिटी चाइल्ड को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन अगर घर में रोज़ फाइट, नेग्लेक्ट या हर्श पेरेंटिंग हो तो चाइल्ड इमोशनली इनसिक्योर हो सकता है। अगर पेरेंट्स चाइल्ड की गलती पर उसे प्यार से समझाते हैं तो चाइल्ड अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है। लेकिन हर बात पर डांट या पनिशमेंट मिले तो चाइल्ड फियर और एंग्जाइटी डेवलप कर सकता है। थर्ड वन इज स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल भी इमोशनल डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोर्टिव टीचर्स और फ्रेंडली क्लासमेट चाइल्ड को कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन स्ट्रेसफुल क्लासरूम या रूड बिहेवियर इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर टीचर स्टूडेंट की मिस्टेक पर एनकरेज करे तो स्टूडेंट बिना डेयर क्लास में पार्टिसिपेट करेगा। फोर्थ वन इज पीयर ग्रुप। फ्रेंड के साथ इंटरेक्शन से चाइल्ड शेयरिंग, कोऑपरेशन और एडजस्टमेंट सीखता है। गुड फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। नेगेटिव कंपनी इमोशनल बिहेवियर को अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंड्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो चाइल्ड इमोशनली सिक्योर फील होता है। फिफ्थ वन इज फिजिकल हेल्थ। हेल्दी बॉडी हेल्दी बॉडी इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करती है। पुअर हेल्थ, इलनेस या फैटिग की वजह से फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है वो जनरली ज़्यादा एक्टिव और इमोशनली स्टेबल होता है। सिक्स्थ वन इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस लाइक हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले चिल्ड्रन अपने इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंड और मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं आती, उसके लिए लाइफ एक्सपीरियंसेस और प्रॉपर गाइडेंस भी ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल होने के बाद सिचुएशन को कामली एनालाइज करता है और नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर देता है। देन सेवन्थ हो गया एट इज़ इकोनॉमिक स्टेटस। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन चाइल्ड की इमोशनल सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देती है लेकिन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी क्रिएट कर सकती है। अगर फैमिली की बेसिक नीड्स ईजिली फुलफिल कर पाती है तो
चाइल्ड जनरली ज़्यादा सिक्योर और स्ट्रेस फ्री फील कर सकता है। नाइन्थ वन इज़ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल डिवाइस चिल्ड्रन के इमोशंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉजिटिव एजुकेशनल कंटेंट इमोशनल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, लेकिन इनएप्रोप्रिएट कंटेंट नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है, नेगेटिव बिहेवियर को भी इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मोटिवेशनल वीडियोस देखकर स्टूडेंट्स इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन वायलेंट गेम्स या हार्मफुल सोशल मीडिया कंटेंट एग्रेसिव बिहेवियर भी बढ़ा सकते हैं। 10th is last one is life experiences. Success, failure, praise, criticism, rewards और punishment इमोशनल डेवलपमेंट को शेप करते हैं। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस फियर और इनसिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर उन्हें सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो। अगर टीचर क्लास में स्टूडेंट की अचीवमेंट की प्रेज़ करे तो उसका कॉन्फिडेंस और इमोशनल डेवलपमेंट दोनों इम्प्रूव होते हैं। सो एट लास्ट आई विल कंक्लूड दैट कि इमोशनल डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हेरिडिटी, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, फिजिकल हेल्थ, इंटेलिजेंस, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मीडिया एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होती है। इसीलिए पेरेंट्स और टीचर दोनों को मिलकर पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि चिल्ड्रन इमोशनली मैच्योर, सेल्फ कॉन्फिडेंट और सोशली रिस्पॉन्सिबली बन सके। नाउ वी विल कंटिन्यू द टॉपिक इफेक्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अब तक हमने इमोशनल डेवलपमेंट का मीनिंग और फैक्टर समझे। अब देखते हैं कि इमोशन डेवलपमेंट टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करता है। इमोशंस का डायरेक्ट इफेक्ट स्टूडेंट की लर्निंग, बिहेवियर और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर पड़ता है। अगर इमोशनल डेवलपमेंट हेल्दी हो तो लर्निंग भी इफेक्टिव होती है। अगर इमोशनल प्रॉब्लम्स हो तो टीचिंग और लर्निंग दोनों अफेक्ट होते हैं। नाउ वी विल स्टडी। फर्स्ट वन इज इम्प्रूव लर्निंग। जब स्टूडेंट इमोशनली स्टेबल और हैप्पी होता है तब वो नए कॉन्सेप्ट को आसानी से समझता है। पॉजिटिव इमोशंस लर्निंग को इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाते हैं। अगर टीचर क्लास में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करे तो स्टूडेंट्स बिना डरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कॉन्सेप्ट जल्दी समझ जाते हैं। सेकेंड वन इज इंक्रीजेस मोटिवेशन। इसमें इमोशनली बैलेंस स्टूडेंट्स क्लास में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट स्ट्रेस या एंजाइटी में हो तो उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम हो जाता है। एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से कई स्टूडेंट्स पढ़ते हुए भी फोकस नहीं कर पाते। थर्ड वन increases motivation. This one is positive emotions create interest and enthusiasm for learning, encouraging student to participate actively in the classroom. इमोशनली हेल्दी स्टूडेंट्स पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं और नए टास्क कंप्लीट करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। टीचर का इंकरेजमेंट भी मोटिवेशन को बढ़ाता है। अगर टीचर बोले वेरी गुड, कीप इट अप, तो स्टूडेंट और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। It means emotionally developed learners believe in their abilities, express their ideas confidently and participate without the fear. इससे क्या होगा, अगर टीचर encourage करेगी तो उनके जो अंदर है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे कि वो बिलीव करेंगे कि उनके पास एबिलिटी है कुछ करने की। एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ कॉन्फिडेंटली, वो अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं
एंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्टिविटी में विदाउट फियर के। नाउ फिफ्थ वन इज प्रमोट्स पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। जब स्टूडेंट्स टीचर की इमोशंस को समझता है और उन्हें सपोर्ट करता है तब ट्रस्ट डेवलप होता है। इससे क्लासरूम एनवायरनमेंट पॉजिटिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम की वजह से उदास है और टीचर उसकी बात पेशेंटली सुनता है तो स्टूडेंट टीचर पर ट्रस्ट करने लगता है। नाउ सिक्स्थ वन इज सब हाँ improves classroom discipline. Emotionally mature students are better able to control their behavior, cooperate with others, and follow classroom rules. अगर कोई भी स्टूडेंट इमोशनली मेच्योर होगा तो वो कंट्रोल करेगा अपने बिहेवियर को और दूसरों के साथ कोऑपरेट करेगा, टीम वर्क, ग्रुप डिस्कशन एंड फॉलो करेगा क्लासरूम रूल्स। जो भी क्लासरूम रूल्स होंगे वो रूल फॉलो करेगा। जो इमोशनली मैच्योर स्टूडेंट डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं और क्लासमेट के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं। जैसे ग्रुप एक्टिविटी के दौरान इमोशनली मैच्योर स्टूडेंट्स सबके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और मिलकर काम करते हैं। देन आफ्टर वन इज encourages social skills. इमोशनल डेवलपमेंट से स्टूडेंट्स शेयरिंग, कोऑपरेशन, एम्पैथी और टीम वर्क सीखते हैं। ये क्वालिटीज़ क्लासरूम और रियल लाइफ दोनों में इम्पोर्टेंट होती है। प्रोजेक्ट वर्क के दौरान स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। एट्थ वन इज improves academic अचीवमेंट। इमोशनली बैलेंस स्टूडेंट्स पढ़ाई में बेटर परफॉर्म करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और वो एग्ज़ाम का प्रेशर भी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। नाइन्थ वन इज रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। इमोशनल स्टेबिलिटी हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम फियर। वो जल्दी ओवरकम कर लेते हैं फियर को। एग्जामिनेशन जो भी स्ट्रेस होगा वो भी हैंडल कर लेते हैं एंड जो फ्रस्ट्रेशन लीडिंग टू बेटर लर्निंग आउटकम्स, जिससे कि लीड करते हैं कि बेटर लर्निंग आउटकम्स निकल के आए। देन लास्ट वन इज टेंथ वन, प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट से कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। ये क्वालिटीज़ स्टूडेंट्स की ओवरऑल पर्सनैलिटी को क्या है, डेवलपमेंट करती है। जैसे कि सोशल, मोरल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। क्लास मॉनिटर का रोल रिस्पॉन्सिबली निभाने वाला स्टूडेंट ग्रेजुअली लीडरशिप स्किल्स डेवलप करता है। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज टू कंक्लूड, इमोशनल डेवलपमेंट टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पॉजिटिव इमोशंस लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं जबकि नेगेटिव इमोशंस लर्निंग में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए टीचर्स को क्लासरूम में सपोर्टिव, फ्रेंडली और मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का इमोशनल, सोशल और एकेडमिक डेवलपमेंट का साथ हो। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। So friends, this is our complete discussion of subunit 1.2 and 1.3. Here we will complete unit 1 full. I hope this video helped you understand the topic in a very simple way. If you found this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe to Learn with Meenakshi, and also press the bell icon so you never miss our upcoming B.Ed videos. If you have any doubts or suggestions, feel free to write them in the comment section. I will definitely try to answer them. Thank you so much for watching. See you in the next video with another important B.Ed topic. Till then, keep learning and keep growing. Bye.